थोड़ा सा बीमारी की वजह से आप लोगों से 2 दिन से मुलाकात नहीं कर पाया, लेकिन सुर्खियों से आगे रहने की भी एक ललक होती है जो बीमारी से पार पाने में मदद करती है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे, और यही ललक राहुल और प्रियंका में भी शायद दिखाई दे रही है सुर्खियों से आगे रहने के लिए। दरअसल काफी चर्चाओं में है ये बात कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये अमेठी और रायबरेली में प्रचार अभियान की शुरुआत करने से पहले रामलला के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। अब इसके आगे क्या है, पीछे क्या है, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन दाएं बाएं क्या है उसे समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। राहुल अमेठी रायबरेली जाने से पहले रामलला के दर्शन, यानी रामलला के दर्शनों से श्री गणेश करना, लेकिन श्री गणेश का भी तो मुहूर्त होता है। क्या लगता है आपको, ये किसी मुहूर्त के आसपास है? अगर उनको श्री गणेश करना था तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी कहेगी वायनाड जाने से पहले कर देना चाहिए था। क्या इस बात का इंतज़ार किया जा रहा था कि कब चुनाव आए और कब हम इस चीज़ का फ़ायदा ले पाएँ, या फिर इस बात का इंतज़ार किया जा रहा था कि कब हम यूपी से लड़ना फाइनल करें तब हम जा कर के रामलला के दर्शन करें? जो भी हो, पॉलिटिसाइज राम मंदिर को बीजेपी ने भी कम नहीं किया है और कांग्रेस भी इस मौके को भुलाना नहीं चाहेगी, लेकिन अब वो एक कंफ्यूजिंग स्टेट में ज़रूर आ जाएंगे। जिस डिवीज़न की तरफ बीजेपी लेकर के जा रही है इस चुनाव को, कांग्रेस ऐसा करने के बाद खुद में उलझी हुई ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि उनको अब उन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे जो पहले चुनाव में देते रहे हैं। जनेऊ पहनने का, अपने गोत्र का, और जितने हवाले पहले चले वो सारी की सारी हवाएं फिर से आएंगी, और ये वो बैटलफील्ड है जो बीजेपी चाहती है कि ऐसा होता हुआ दिखाई दे। तो ये, जबकि अभी कांग्रेस के पास एक अच्छा प्लेइंग फील्ड है दीपक। जहाँ तक नैरेटिव सेट करने की बात है, संविधान और आरक्षण को लेकर आप किसी तरह से बहुत लंबे वक्त के बाद एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहे। अब आप उस पर टिकने की जगह उस पिच पर उतरना चाहते हैं जिस पिच की महारथी है सचिन तेंदुलकर है भारतीय जनता पार्टी। स्वप्निल, देखिए, आप गौरव वल्लभ को याद कर लीजिए, ठीक है। गौरव वल्लभ जब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद में उनके जो इंटरव्यू अलग अलग जगहों पर आए, तो उस इंटरव्यू में भी उन्होंने ये कहा था कि या फिर गौरव वल्लभ के अलावा और दूसरे नेताओं का जिक्र कर लीजिए, उन तमाम नेताओं ने यही कहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार सनातन के विरोध में बातें करती रही। राम मंदिर को लेकर जो स्टैंड उन्हें लिया जाना चाहिए था, या जो न्योता आया राम मंदिर की स्थापना का, वो उसको ठुकरा दिया गया। इस तरीके की बातें जब सामने आई तो लगातार ये कहा जाता रहा कि सब ये फैसला तो ये गांधी परिवार ले लेता है कि हम नहीं जा रहे या ठुकरा देते हैं जो निमंत्रण आता है उसे, लेकिन उसको जाकर जनता के बीच जाकर या मीडिया के बीच जाकर उसका जवाब हमें देना पड़ता है, जबकि हम तो खुद जाना चाहते हैं। तो यही वजह है कि लगातार इनके ऊपर दबाव तो पड़ रहा था। दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस के ही बड़े नेता, भले खुलकर ना बोलते हो, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बात तो लगातार होती रही है कि सॉफ्ट हिंदुत्व पर कांग्रेस को आ जाना चाहिए। इसको लेकर सलाह भी लगातार मिलती रही है। तो एक बड़ी वजह है कि अब नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि उसका नुकसान आने वाले वक्त में देखने को मिले, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि जयराम रमेश, उनके ट्विटर हैंडल से शायद इस बात को लेकर सफाई दी गई थी जब निमंत्रण मिला था कि ये नहीं जा रहे हैं या अभी नहीं जाएंगे इस बार। जब एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग घटनाक्रम था। आप देखिए, हुआ दरअसल कुछ ऐसा था कि 4 या 5 लोगों ने ये मिलकर डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे। उनका ये मन था कि बीजेपी ने इसको एक पॉलिटिकल इवेंट के तौर पर बदल दिया है, लेकिन जब कांग्रेस ने देखा कि ये बैकफायर कर रहा है तो 3 से 4 दिन के भीतर कांग्रेस एक ये स्टैंड लेती है कि हम कार्यकर्ताओं को मना नहीं कर रहे हैं, हम किसी नेता को मना नहीं कर रहे हैं, हम ये 4-5 लोग नहीं जा रहे हैं, आप में से जो जाना चाहता है जाए, ये रीस्ट्रेटेजाइज करना। लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। के पैर में सबका पैर होता है, स्वप्निल, एक कहावत है। तो जो कांग्रेस पार्टी के मुखिया या जो गांधी परिवार जो सर्वे सर्वा है, भले अध्यक्ष कोई बनता रहे उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सर्वे सर्वा वो इस तरीके का ऐलान कर देते हैं तो उसके बाद में कार्यकर्ता या जो बड़े नेता होते हैं, जो चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेता हो, राष्ट्रीय स्तर के नेता हो या प्रदेश स्तर के नेता हो, वो भी इससे बचेंगे। अब आप बीजेपी को इस तरीके से समझिए कि बीजेपी के बड़े नेता चले जाते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए, उसके बाद में जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, वो अपनी कैबिनेट को लेकर चले जाते हैं, विधायकों को लेकर चले जाते हैं। राजस्थान में भी भजन लाल शर्मा लेकर गए। तो क्या राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने पैरवी की, या राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं ने आगे इसमें बढ़कर कोई दिलचस्पी दिखाई कि अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो, या सचिन पायलट, या वो अपने पुराने मंत्रियों को, विधायकों को लेकर चले जाएं? मुझे एक बात और याद आ रही है दीपक, राहुल आप इस बात से कितना सहमत होते हैं मैं देखना चाहता हूँ। ये कांग्रेस का ये कहना था कि हम चुनावों के बाद, या जब हम नहीं कहते हैं कि जब बाबा बुलाएंगे तब हम जाएंगे, महाकाल के लिए ये कहा जाता है कि भगवान खुद बुलाते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि आप चुनावों के बाद सोच रहे थे, या जब आपकी भक्ति जागेगी, या जब प्रभु राम दर्शनों के लिए बुलाएंगे तब हम जाएंगे। सडनली आप चुनावों के बीच में ही जाएंगे, तो कुल मिलाकर राम और चुनाव का कनेक्शन तो आप भी स्थापित कर रहे हैं।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में भजले राम भजन तो दुख काहे को होई। ये परेशानी है कांग्रेस की। अगर वो उस समय चले जाते तो आज उनको ये बताना नहीं पड़ता कि देखिए हम लोग जा रहे हैं। परेशानी कांग्रेस की है, कांग्रेस कंफ्यूज रही। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अब सवाल उठेगा अगर रायबरेली और अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते तो क्या नहीं जाते? उस समय जाने से आपके पास तो अभी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हाँ, इस चीज़ का हिंट है, इस चीज़ का इंटरनल सर्वे कांग्रेस का ये कह रहा है और ये खबरें बाहर से आ रही हैं और ये बताया जा रहा है कि हो सकता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली से और अमेठी से रेस्पेक्टिवली चुनाव लड़ते हुए दिखाई दें। वो अगर वहाँ पर जाते हैं लड़ने के लिए तो फिर तो ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो जाएगी कि उनका फिर अगर ऐसा है तो मैं इस पर कुछ पॉइंट्स ऐड करूंगा, लेकिन आप अपनी बात कंप्लीट कर लें और फिर मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। मैं खुद भूल जाता हूँ। मुझे लगता है कांग्रेस ने एक चाल चलने की तो कोशिश की, लेकिन उस चाल के साथ वो खुद अपने उन मुद्दों को, जो कोर इशू है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो कोर इशू था जिस पर वो लीड ले सकती थी, अब वो उसको छोड़कर दूसरे मुद्दे पे शिफ्ट हो जाएगा और बीजेपी कांग्रेस को घुमाती जाएगी और अब आप देखेगा इसमें कांग्रेस खुद उलझ से चली जाएगी। कांग्रेस के पास बहुत मोमेंटम बना हुआ था, आई डोंट नो व्हाई कि उन लोगों ने अचानक से चेंज करने का या बदलने का फैसला क्यों किया। हमारे यहाँ, मैं ये नहीं बताऊंगा किस हिस्से में, लेकिन अमूमन लोग कहते हैं कि लेना रखा होता है उस पर लोग गलती से पाँव रख देते हैं, गोबर बेसिकली, और वो बिरले होते हैं जो पाँव पे लेना कर देते हैं। तो खैर मैं इसे किसी से जोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन ये एक हमारे यहाँ की कहावत है, उन बच्चों के लिए कही जाती है जो माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनते। बहरहाल मैं अब देखिए जो पॉइंट मैं ऐड करना चाहता था, अमेठी और रायबरेली के जो नामांकन है वो 26 तारीख से चालू हो जाएगा और 3 मई तक रहेगा, ठीक है। और 26 ये वो तारीख है जिस दिन वायनाड में भी मतदान हो जाएंगे। उसके बाद अगर कांग्रेस ये अनाउंस करती है कि राहुल अमेठी से भी खड़े हो रहे हैं, देखिए कंफ्यूजन में तो वायनाड नहीं सोचेगा, उसके बाद अनाउंस करते तो वायनाड कर क्या लेगा, है ना। मैंने कहा मैं आपके पॉइंट में ऐड करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजन हो सकता है कि पहले ही हो गया होगा, उसको विथहोल्ड किया गया। अगर राहुल अमेठी से खड़े होते हैं और प्रियंका रायबरेली से खड़ी होती हैं तो ये डिसीजन पहले ही हो चुका था। सेफ पॉइंट ये था कि एक बार वायनाड में मतदान हो जाए। तो सबने लिस्ट में तो फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाएगी कि 2019 में अमेठी में जो स्थिति हुई राहुल गांधी के साथ, वो कहीं 2029 में वायनाड में ना हो जाए, ऐसी भी फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाएगा। नहीं, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि वो दोनों जगह से जीतेंगे। देखिए अगर वो किसी एक जगह से जीतते हैं तो बच गए। 2029 कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन 2029 में वायनाड तभी तो सोचेगा जब ये जीते हैं यहाँ से दोनों, या फिर दो में से कोई एक। चिंता ये है, बड़ा स्पष्ट तरीके से इसको देखना चाहिए कि अगर वो वायनाड से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते तो वो फिर अमेठी के बारे में सोचते नहीं। अमेठी के बारे में सोचना ये बता रहा है कि 2 जगह चुनाव लड़ने की इतने बड़े नेता को क्या जरूरत है। मैं आपको जैसे बता रहा था, जैसे कि आप कहते हैं ना कि इस द्वंद से तो मोदी गुजर चुके हैं 14 में। बिल्कुल गुजर चुके हैं। वो एक मर्तबा थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कभी वो 2 वाली सीट अपनाई नहीं और इस बार भी नहीं अपना रहे, जहाँ तक है, क्योंकि इस बार तो बड़े टुकड़ों में नाम छाछ फूक रहा है। पर अगर ऐसा होता है तो अगर राहुल गांधी नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं, इस बीच एक और बड़ी बात है कि अगर आप अमेठी में जीत जाते हैं, आप वायनाड में भी जीत जाते हैं, आप कौन सी सीट रखिएगा? और फिर वो मैसेज क्या जाएगा? और नहीं, दूसरा ये भी है कि अमेठी भी तो इस बात को सोचेगी, अमेठी भी तो इस बात को सोचेगी कि वो तो वायनाड से ऑलरेडी कर चुके हैं। साल भर अमेठी 5 साल पहले सोच चुकी है और उसने सोच के बता दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है एक मैच्योर डिसीजन ये होता है कि आपको जो करना है वो पहले से डिसाइड करके रखें और उसको घोषणा। अमेठी से बहुत ज़्यादा खुशखबरी बीजेपी के लिए दिख नहीं रही, कम से कम जो लोग बातचीत कर रहे हैं उसके हिसाब से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हवा वहाँ पर स्मृति ईरानी की दिख नहीं रही है। मतलब कंटेस्ट जो भी होगा वो काफ़ी कड़ा मुकाबला हो सकता है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, और ये मैं अपने दर्शकों को भी साफ तौर पर बता रहा हूं, राहुल गांधी की टीम उनके पहुंचने के पहले कहीं भी जाकर कैंप करती है और राहुल गांधी की टीम अमेठी पहुंच चुकी है और कैंप कर चुकी है। तो ये अपने आप में एक बड़ा संकेत होना चाहिए और इसके प्रोज एंड कॉन्स पर हमने अभी बातचीत की है। मैं एक और खबर की ओर ले जाता हूँ, काफ़ी दिलचस्प खबर है। पिपराली में मतदान चल रहा था फर्स्ट फेज में और लगभग 11:30 बजे के आसपास की बात थी कि स्कूल में मतदान केंद्र बना हुआ था। वहाँ पर कुछ ग्रामीण महिलाएं गाती हुई पहुँचती हैं और जब उनकी बारी आती है वो मतदान के लिए अंदर जाती हैं। एकाएक केंद्र से शोर शराबा बाहर आता है, मतदाता बाहर नहीं आया है अभी, अंदर से शोर शराबा बाहर आ रहा है। फिर जब लोगों ने जानने की कोशिश की तो लोगों को ये बात बताई गई कि दरअसल उस महिला ने, वो ग्रामीण महिला अंदर जाके अड़ गई थी
कि ये कैसी ईवीएम मशीन है। अब उनका जो सेंटेंस था वो था ई के माए मोदी री फोटो ही कोनिया, मतलब इसमें तो मोदी की फोटो ही नहीं है। देखिए लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं भी होती रही है, जो चुनावी सभाएं होती है उसके अंदर भाषण भी इस बात को लेकर दिया जाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को लेकर कहते रहते हैं कि आप लुम्बाराम जी को वोट देंगे तो सीधा मोदी के पास आएगा, इस तरीके की जो भाषण जो है वो देते रहे। तो इसका मतलब साफ है। तो अब ऐसा मतदाता जो शायद बहुत बेहतर तरीके से ईवीएम की ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हो, अब वो सिर्फ मोदी की शक्ल पे या उनके फेस पर ही वोट डालने जाना चाहता तो हो सकता है कि उसको लगा हो और इसीलिए उसने हंगामा तो किया हो। लेकिन इसमें फिर ये भी है ना कि फिर जागरूकता के जो इतने कैंपेन्स चल रहे हैं वो क्या, और क्या उस महिला ने कभी ईवीएम नहीं देखी? जागरूकता के कैंप यदि काम करते तो यदि जिस महिला की आप बात कर रहे होंगे, मुझे लगता है कि शायद वो निरक्षर नहीं हो, बहुत ज्यादा पढ़ाई। पर पहले कभी वोट तो डाला ही होगा ना, या नहीं डाला होगा, तभी ईवीएम में कंफ्यूज हुई। सबने 5 साल का वक्त होता है, 5 साल में चीज़ें बहुत सारी बदल जाती है, बहुत सारी छूट जाती है, चीज़ें दिमाग से निकल जाती है। कल का 5 दिन पुराना याद नहीं था, 5 साल तो बहुत पुरानी बात हो जाती है। खैर, लेकिन बात यह है कि वो महिला ये सोचकर गई थी। और बात रही स्वीप कार्यक्रम की, तो उसका ज़्यादा असर जब आप जो निरक्षर हैं उनके ऊपर यदि आप डालने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ा, तो पढ़े लिखे लोगों के ऊपर ही फर्क नहीं पड़ा। जो वोटिंग प्रतिशत होता है वो शहरों में सबसे ज़्यादा कम होता है। मतदाता के मन से व्यक्तिवाद गया नहीं है, मैं इसको मोटे तौर पे इस रूप में ले रहा हूँ। आप एक याद कीजिए, एक वक्त होता था जब इंदिरा गांधी, मतलब काफ़ी लंबे वक्त तक तो कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी समझते रहे। ये मैंने 2018 के कवरेज के दौरान बहुत बार महसूस किया। फिर मोदी एक ऐसी छवि हासिल कर लेते हैं, मतलब लोगों को लीडर पर्सनैलिटी बहुत पसंद है। मैं इसे ब्रांडिंग से जोड़ता हूँ। वो ब्रांडिंग जो मोदी की हुई, या मोदी की उस ब्रांडिंग में लोगों का विश्वास हुआ, या ब्रांड मोदी जो क्रिएट हुआ, वो उस ईवीएम में मौजूद तमाम बटनों से ऊपर है ना। उस लेडी ने जो कुछ कहा वो उस ब्रांडिंग का हिस्सा है। उसको कमल नहीं पता, उसे हाथ नहीं पता, उसे झाड़ू नहीं पता, उसको उसके अंदर दूसरे तमाम तरह के बोतल नहीं पता, या जो कुछ भी उसके अंदर रहा होगा, जो निर्दलियों के सिंबल्स होंगे, उसको उन सबसे कोई मतलब नहीं है। उसे बस वो व्यक्ति दिखाई देता है, या उसके मन में मनोभाव उस व्यक्ति के प्रति अपना प्रेम या समर्पण है, जो सफ़ेद दाढ़ी वाला है और जो बार बार बोलता है। और जब वो बोलता है तो उस महिला को ये लगता है कि ये सच बोल रहा है ना। तो ये उस ब्रांड की जीत है ना। ये तो एक इस्टेब्लिश फैक्ट हो गया। और मेरे लिए तो इसके आगे का पन्ना ये है कि अगर ऐसा है, और ऐसा रिएक्शन उस तबके से है जो लोग, कहने का मतलब गांव के अंदर को आपको बार बार समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, एक एक एडवर्टीजमेंट जाकर के उनको समझाना पड़ता है। और जिनको कांग्रेस का वोटर कहा जाता है, हाँ, जिनको ग्रामीण इलाकों में जिनको कांग्रेस का वोटर कहा जाता है, अगर ये पैटर्न ऐसा है, तब तो अगर कम वोटिंग है तभी बीजेपी अपने आप को खुश मान सकती है। पर ऐसा हर जगह हुआ हो ऐसा नहीं है। पर इसने एक चीज़ तो बता दी कि मोदी की छवि का, या ब्रांड मोदी का, लोगों के मानस पटल पर क्या इंप्रेशन है। लेकिन दीपक, मैं अगर ये भी पूछूं कि हम लोग ये मानकर चलते हैं ना कि बाहर से हम कुछ भी सोचकर पोलिंग बूथ के अंदर जाएं, और जब ईवीएम के सामने आएंगे एक कोई यूरेका मोमेंट आएगा और आदमी वहां पर ये डिसीजन ले लेता है कि भले ही मैं जो सोच के आया था उसको मैं साइड कर दूं। हो सकता है उस बात में सचमुच वजन है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हम लोग अनौपचारिक रूप से इस बात को लेकर चर्चा भी कर रहे थे कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं कि ठीक है, बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी ने वो नहीं किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया था, कांग्रेस ने वो नहीं किया था। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिसको सोचकर मतदाता निकलता है घर से बाहर कि ठीक है, इस बार तो मैं मेरा मानस बना चुका हूँ और इन मुद्दों के आधार पर ही वोट करूंगा मैं। लेकिन जब वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचता है, पोलिंग स्टेशन तक भी उसके दिमाग में वो तमाम चीज़ें होती है। उसके बाद में वो जो कमरे के अंदर पहुंचता है जहाँ पर ईवीएम होती है, जहाँ पर वो अपनी पर्ची देता है, पर्ची देने के बाद में अचानक उससे वापस से वो भावनात्मक जो मुद्दे होते हैं वो याद आना शुरू हो जाते हैं, दिल से जुड़े हुए मुद्दे, और वो तमाम मुद्दे गौण हो जाते हैं मुद्दे। और उसके बाद में भावनात्मक मुद्दा जागृत होता है और सीधा जाता है वो ईवीएम पे, उसी जो उसको लगता है कि ठीक है इस दल से मेरी भावना जुड़ी हुई, उसी पे वो बटन दबा देता है और वोट देकर आ जाता है, मुद्दे गौण हो जाते हैं। इसीलिए राहुल और प्रियंका रामलला के दर्शनों को जा रहे हैं। जाना पड़ेगा, मजबूरी है वो। यदि नहीं जाएंगे तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अब नहीं जाएंगे तो ज्यादा बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब कहने के बाद कि हम जा रहे थे और फिर नहीं गए, कहा नहीं है, ऐसा माना जा रहा है, मतलब बोला जा रहा है। देखिए, चर्चा तो बहुत सारी चीज। कब मोदी ने बोला कि सब हम आरक्षण खत्म कर देंगे, लोगों का परसेप्शन तो बना दिया गया। बीजेपी ये परसेप्शन क्रिएट कर देगी कि देखो अब ये जा रहे हैं। एक आजकल जो खबरें हैं वो परसेप्शन क्रिएट करने वाली हैं। ये परसेप्शन क्रिएट कर दिया, वो जाने की बात क्या कि नहीं गए, या फिर गए तो क्यों गए। वो दोनों ही सूरतों में, चाहे जाएं चाहे नहीं जाएं, दोनों ही सूरतों में उनकी जवाबदेही बनेगी। उनसे सवाल पूछे जाएंगे और वैसे सवाल पूछे जाएंगे जिन पे बीजेपी अपने आप को कंफर्टेबल पाती है।
और जहाँ तक बीजेपी के कंफर्ट जोन की बात है, आज एक वीडियो बीजेपी को काफ़ी अनकंफर्टेबल कर रहा है, जिसमें गजेंद्र सिंह खीवसर नज़र आ रहे हैं। और गजेंद्र सिंह खीवसर उसमें ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कम वोटिंग परसेंटेज कम होना बीजेपी के लिए नुकसानदायक है और नागौर तो हमारी जा रही है। इसका कहने का मतलब यह है कि हनुमान बेनीवाल या कोई और जीत रहा है लेकिन ज्योति मिर्धा हार रही हैं। इसका कहने का मतलब साफ तौर पे शब्दों के हिसाब से यही निकलता है। और ये बयान काफ़ी वायरल है। मतलब वोटिंग परसेंटेज नो डाउट सभी राजनीतिक दलों को परेशान कर रहा है और इसीलिए वो अपनी रणनीति को फिर से बना रहे हैं, री-स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। देखिए, पहले तो इस पूरे बयान को सुना जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पूरा बयान आखिर क्या था, क्योंकि 19 सेकंड का ही हिस्सा है। हाँ, क्योंकि करोड़ीलाल मीणा का बयान भी अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ट्विटर पे और इन सब जगह, कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन वो पूरा बयान यदि आप पूरा सुनेंगे तो कुछ अलग था। इसमें भी हो सकता है कुछ दूसरे रास्ते निकल जाएं या दूसरे मायने निकल जाएं, कि हो सकता है वो कांग्रेस का हवाला देते हुए चर्चाओं के आधार पर बता रहे हो। लेकिन जो बात वोटिंग प्रतिशत को लेकर है वो लाजमी है। अमूमन ये धारणा रही है कि जब वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा होता है तो उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता है, अमूमन मिलता है। इसको लेकर माना जाता है, ये एक धारणा है। और जब वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो उसको बीजेपी का नुकसान होता है। तो इससे ये जो खीवसर का बयान है इसको इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस बयान के वायरल होने के बाद वो लोकल बीजेपी लीडर्स जो उनके साथ थे वो सोशल मीडिया पर आए और उन्होंने अपनी तरफ से एक जस्टिफिकेशन कह लीजिए या क्लैरिफिकेशन कह लीजिए या फिर अपनी बात रखी कह लीजिए। उनका ये कहना है, लोहावट के बीजेपी नेता हैं शांतिलाल शर्मा, जो कि खीवसर के साथ नज़र भी आ रहे हैं उस वीडियो में, उनकी आवाज़ भी बीच बीच में सुनाई दे रही है। उनका ये कहना है कि ये जो वीडियो है वो पूरी तरह से एडिटेड वीडियो है। माफ़ कीजिएगा। वो ये उनका ये आगे कहना है कि मंत्री जी ये बता रहे थे कि कांग्रेस के नेता ये बात कर रहे थे। अब आप अगर सोचने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है जैसे वो कह रहे हो कि भाई कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे वो बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। उनका ये कहना था कि वोटिंग परसेंट कम होना बीजेपी के लिए नुकसानदायक है और बीजेपी के हाथ से नागौर चली गई। अगर ये पोर्शन उन्होंने आगे कहा है तो ऑब्वियसली हो सकता है कि ये वीडियो एडिटेड हो। हम 50-50 का मार्जिन मान के चल रहे हैं। एडिटिंग को आपसे और हमसे बेहतर कौन समझता है स्वप्निल? हम एडिटिंग की जादूगरी जानते हैं, हम कितनी परिष्कृत एडिटिंग होती है ये समझ सकते हैं। अगर यही समझ कर यहाँ आए ताकि ऐसा हो ना नहीं हो हम, और कितना विरोध होता है जब किसी चीज़ को, देखिए हमारी जो पूरी कहते हैं कि पत्रकारिता वो इसी के ऊपर टिकी हुई है कि जो जो कह रहा है वैसा सामने जाए, उसके अंदर कोई नमक नहीं हो, उसके अंदर कोई शक्कर नहीं हो, उसके अंदर कोई तड़का नहीं हो। ये जो सोशल मीडिया, इस खबर को हमने टीवी पे अभी तक चलाया नहीं है। हाँ, हम जानते हैं, हमको बाद में इस चीज़ की पुष्टि करनी होगी, हमें चेक करना होगा और कम से कम जिसने कहा है उसको आकर के हमारे आईडी के सामने ये बोलना पड़ेगा कि हाँ साहब मैंने ये कहा था। अगर वो ये कहने का मादा रखते हैं तो फिर ये खबर बनती है। मुझे नहीं लगता कि किसी पब्लिक गैदरिंग में बैठ करके जहाँ चुनाव हो चुका है वहाँ के बारे में डिस्कस करते हुए एक जिम्मेदार मंत्री इस तरह की बातें बोलें। मुझे लगता है जहाँ जो आप कह रहे हैं वो ठीक ही होगा। हालांकि अभी सफाई नहीं बाकी, हम किसी तरफ अभी जा नहीं सकते। हो सकता है वो किसी को कोट कर रहे हो और उसी कोट करने वाले सेंटेंस को काट दिया गया और उसी को चला दिया गया और इधर उधर प्रस्तुत कर दिया गया, और हो सकता है ऐसा हो। लेकिन जब तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता, क्योंकि उनके जो वहाँ बैठे हुए लोग थे उन्होंने तो कह दिया, लेकिन जिसके बारे में बात हो रही है उन्हें भी किरोड़ी की तरह आकर के बोलना चाहिए। लेकिन एक परसेप्शन तो दिन भर बना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके पीछे कोई सियासी साजिश होगी, लेकिन एक परसेप्शन तो इस वीडियो ने आके बनाया। और गजेंद्र सिंह खीवसर को मुझे लगता है कि सामने आकर इस पर अपनी बात भी रखनी चाहिए। लेकिन ये इसका एक डाउन साइड भी है। अगर हम दीपक देखते हैं कि ये बहुत प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, ये पर्सनल मोमेंट्स हैं, ये पर्सनल स्पेस है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जिसको वायलेट किया जाता है। मोबाइल कितना खतरनाक है इस बात का अंदाज़ा बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। मोबाइल तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है स्वप्निल, और इसको अशोक गहलोत से ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई समझता भी नहीं है। और 2 दिन से देख ही रहे होंगे वो कितना परेशान होंगे मोबाइल से। खैर, लेकिन मोबाइल आज की दुनिया में फ़ोन रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, बैठे हुए किसी व्यक्ति का वीडियो बना लेना, इन सब चीज़ों का नुकसान तो होता ही है। और हो सकता है गजेंद्र सिंह खीवसर ने ये बात, हालांकि उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आना बाकी है, लेकिन उन्होंने किस लिहाज से बात बोली, क्या अपने चुनिंदा लोगों के बीच में ये बात बोली थी, किस लिहाज से बोली, तो ये उनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। बिल्कुल, गजेंद्र सिंह खीवसर को तो आगे आकर बोलना ही चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन जिस इशू की तरफ आपने इशारा किया, पेपर लीक और फ़ोन टैप पर जो हुआ है धमाका,
कौन था इसके पीछे आका, ये लोकेश शर्मा ने बताया है। और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत को भी इस पर एक क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, आगे आकर बोलना चाहिए। बहरहाल आरएलपी के कुछ कार्यकर्ता और ज़िला लेवल के जो पदाधिकारी होते हैं वो पहुंचते हैं कैलाश चौधरी के पास, उनके पास बैठते हैं और ये बताते हैं कि साहब हम दुखी हैं। जब हमको ये बोल के कहा गया कि हम आरएलपी को ही अब स्टैंड करेंगे और पूरा वक्त देंगे और गठबंधन नहीं करेंगे, उसके बाद ऊपरी लेवल पर गठबंधन का फैसला ले लेना, हम आहत हैं और इसलिए हम बीजेपी के समर्थन का ऐलान करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा नागौर में हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के कुछ चेहरों से फेस किया था। बाड़मेर को मैं ठीक ठाक तरीके से समझता हूँ, बाड़मेर के नेताओं को समझता हूँ, मुझे पता था ऐसा होने वाला है। बाड़मेर का जो जाट है, और इसका इम्पैक्ट आप सिर्फ बाड़मेर तक सीमित मत मानिए, इसका इम्पैक्ट आप देखिएगा जोधपुर के ऊपर आएगा, इसका इम्पैक्ट पाली के ऊपर आएगा और इसका इम्पैक्ट जालोर सिरोही के ऊपर आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको। लेकिन 24 घंटे से कम वक्त में 24 घंटे कम। अरे जाट समाज कैसे वोटिंग करता है मैं बताता हूँ। उनको सबसे पहले तो इस बात का डर था कि जाट वर्सेस जाट में कहीं हमारा वोट बटे नहीं और किसी तीसरे को फायदा नहीं हो जाए। उनका सबसे बड़ा डर कैलाश चौधरी नहीं है, उनका सबसे बड़ा जो डर है वो उमेदाराम नहीं है। उनका डर है कि उमेदाराम और कैलाश चौधरी के अलावा कोई जीत ना जाए, ये जाट समाज का डर है। जाट समाज अब क्या करेगा, उनको ये बात स्पष्ट रूप से पता थी कि उमेदाराम को वोट दे देंगे, आधे कैलाश चौधरी को दे देंगे, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ हो गया और कहीं किसी को बचा नहीं और कोई बचा नहीं। ये होने वाला था, ये मुझे पता है। ये आखिरी वक्त में होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे, पंचायत से पंचायत पे और घरों से घरों तक ये कहा जाता है कि कल क्या करना है। ये मूवमेंट, ये जो मैसेज है पास ऑन होता है, ये मैसेज अब पहुंचाया जाएगा ताकि जो जाट वोट है वो यूनाइटेड बढ़े। बीजेपी इस चीज़ को लेकर बाड़मेर में वेरी वेरी कंफर्टेबल है कि जो अदर कास्ट है, अदर ओबीसी है, जो मूल ओबीसी अपने आप को मानता है, वो बीजेपी के साथ में जाएगी क्योंकि उसके बड़े नेताओं की चुनाव से पहले ही ज्वाइनिंग हुई है। ये जो फैसला हुआ है इसका इम्पैक्ट जोधपुर पे कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। जोधपुर में 2 राजपूत आमने सामने, जाट समाज और विष्णुई समाज कहाँ वोटिंग करता है, ये बहुत बड़ा। और सवर्ण कहाँ वोट करते हैं, सवर्ण बीजेपी मान के चलती कि हमारे साथ चलेंगे, लेकिन वो जाट समाज इन्फ्लुएंस होगा बाड़मेर की घटना से। पाली के अंदर सिरवी वर्सेस जाट है, वहाँ जाट समाज इन्फ्लुएंस होगा कि किस तरीके वहाँ इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा और वहाँ एक डिवीजन ऑफ वोट क्रिएट होगा। ये जो फैसला आरएलपी की तरफ से लिया गया है वहाँ, इसके कई सारे इम्पैक्ट आपको अलग अलग लोकसभा सीटों पर दिखाई देंगे और ये बीजेपी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो है, कैलाश चौधरी को वापस सुर्खियों में ला दिया। आपने तो देखिए कैलाश चौधरी ने जो लास्ट सुर्खियां बटोरी थी कुछ दिनों पहले तक, वो ये था कि मेरी गलती की सजा मोदी को मत देना। वहां से एकाएक कैलाश चौधरी के चेहरे पे स्माइल भी लौटी है। अब वो अपने आप को न केवल फाइट में मान रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज ही बताता है कि अब वो फाइट में अपने आप को आगे भी समझ रहे हैं और बाकी प्रत्याशियों से ज़्यादा अब कैलाश चौधरी सुर्खियां बटोरने लगे हैं। तो सियासी हवा किस तरह से चेंज होती है उसका ये एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल रह सकता है। देखिए, राजनीति में एक बहुत चिंताजनक बात होती है कि हम लोग कई सारी चीज़ों को सिर्फ सोशल मीडिया से देख रहे होते हैं और जज कर रहे होते हैं। आप जब ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, गांव में जाते हैं, ढाणियों में जाते हैं, किसी के साथ बैठ करके खाना खा रहे होते हैं, 4 लोग आपके साथ संवाद कर रहे होते हैं, तो आपको वो असली चीज़ पता चलती है जो कैमरों के सामने लोग बोलने से हिचकते हैं, बचते हैं। बाड़मेर में यही हो रहा है। बाड़मेर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती दिखाई दे रही हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड है और वहाँ के बच्चे भी मैं आजकल देखता हूँ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो गए, सबकी रील्स आती है और वो डिवोटेड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं एक तरीके से। पर वो जब आप इन्फ्लुएंसर्स हैं और इन्फ्लुएंस होते भी बहुत जल्दी हैं, लेकिन जब आप फील्ड पे जाते हैं तो आपको कहानी दूसरी मिलती है, बिल्कुल दूसरी तरह के जज्बात हैं, दूसरी तरह की कहानी है, उनके मन में मनोभावना दूसरी तरह की है। तो ये एक परिस्थिति है जो बाड़मेर की बनी और ये बदलनी थी, मुझे पता था कि ये बदलेगी लोगों, क्योंकि जाट समाज एक तरफ जाएगा, या तो वो उमेदाराम के साथ में जाने वाला था या कैलाश के साथ जाने वाला था। लेकिन कैलाश जी के साथ में अच्छी चीज़ ये है, चाहे जो उमेदाराम जी के साथ में नहीं है, कि लोगों के मन में ये भावना आती है कम से कम, ठीक है अब हिंदी में बोलता हूँ कि अगर हमारा आदमी जीता है तो जाकर के मंत्री तो बन जाएगा, 4 काम निकल जाएंगे। राजस्थानी में बोलो, मजा आएगा कि कम से कम आप आदमी जीती तो 4 मंत्री बन जाएगी, है ना। तो ये तो कम से कम उसके मन की एक भावना होती है, क्योंकि मैं उसको कोट कर रहा था तो मेरे मन से उनकी भावना निकली और उनकी भाषा में निकली। एक लास्ट पॉइंट है, बहुत लास्ट पॉइंट है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चुनावों के दौरान मैं इतने सारे डांसिंग पॉलिटिशियन देखूंगा। अब मैंने हनुमान बेनीवाल को भी नाचते देख लिया है। हनुमान बेनीवाल नाचे, चलो नाचे तो सही, अभी तक वो सिर्फ नचाया करते थे और उनकी ताता थैया पे खूब लोग नाचा करते थे, नाचे भी। और मैंने तो एक उनका वो वीडियो देखा था जिसमें वो नाच भी रहे तो लोगों कह रहे थे रुको रुको रुको, सबको डांटा भी, रोका भी और उसके बाद खुद नाचना शुरू कर दिया। मैंने उनको पहले भी नाचते हुए देखा है। तो हनुमान बेनीवाल अपने आप में कैरेक्टर हैं और कम से कम उनको ये लगता है कि चुनाव से फ्री होने के बाद में
कि अब नाचा जा सकता है, अब खुश हुआ जा सकता है। इन हनुमान बेनीवाल को मैं सोच रहा था कि वो कहीं बाड़मेर में जाते हुए नाचते हुए दिखाई देंगे किसी के पक्ष में, लेकिन वो वहाँ नाचते हुए दिखाई नहीं दिए, और जिनके पक्ष में वो नाचने जा रहे थे वो खुद आरएलपी के क्या सदस्य। गुफ्तगू चल रही है अशोक गहलोत के साथ? क्या हाथ मिलाए जा रहे हैं, गले मिले जा रहे हैं और इस तरीके से कान के आसपास भी बातचीत की जा रही है? ये तो नहीं सोचा था मैंने हाल के दिनों में कि ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। हाँ, इसीलिए सुर्खियों से आगे रहना ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।